रसोई विभाग में घुलने मिलने के बाद कन्हैया ने कई बार मिडनाइट पार्टी और विशेष नाश्ते का लुत्फ उठाया, लेकिन इसके बाद भी कन्हैया को केवल निराशा ही हाथ लगी। हालांकि उसका वजन बढ़ा, लेकिन उसकी साधना में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर धीरे धीरे कन्हैया ने इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया और अपना ज्यादातर समय अपने मोटू भाइयों के साथ खाने पीने में बिताना शुरू कर दिया। कन्हैया का जीवन अच्छे से बीतने लगा। खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा अब उसे कोई काम नहीं था। फिर जैसे जैसे महीने बीतते गए, बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया को शंभाला शहर के बारे में और भी बहुत कुछ सिखाया। कन्हैया को पता चला कि शंभाला में आज भी वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से कामकाज किया जाता है। यहाँ के कायदे कानून के बारे में बताते हुए बड़े मोटू गब्बर ने कहा, छोटे उस्ताद, शंभाला में इंसान के जन्म और उसकी जात से किसी को कोई मतलब नहीं होता। जन्म के हिसाब से यहाँ सभी बराबर होते हैं। ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा। वैसे देखा जाए तो शंभाला में रहने वाले लोग 3 दर्जों में बटे हुए थे, लेकिन यहाँ आम तौर पर किसी भी इंसान को उसकी योग्यता के हिसाब से ही दर्जों में डाला जाता है। जिसकी जैसी योग्यता उसका वैसा दर्जा। सबसे पहला दर्जा सेवकों यानी कि नौकरों का दर्जा है, दूसरा दर्जा अधिकारियों का दर्जा है और तीसरा दर्जा राज ऋषियों का दर्जा है। नौकर सेवा का काम करते हैं, जैसे कि हम रसोई विभाग में खाना पकाते हैं, सफाई विभाग के लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं और बाकी विभाग भी अपना अपना काम करते हैं। नौकर या सेवक आमतौर पर वो लोग हैं जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता और जिनकी साधना का स्तर भी ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आता है अधिकारियों का दर्जा, जिसे प्रशासन विभाग भी कहते हैं। प्रशासन विभाग में अधिकारी साधना करते हैं, अपना स्तर बढ़ाते हैं और बहुत से छोटे बड़े उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कोई भी नौकर जो दिव्य ऊर्जा नियंत्रित करने की कला के तीसरे स्तर तक साधना का अभ्यास कर सकता है, वो अपना दर्जा बदलने के लिए आवेदन कर सकता है और बाकी नौकरों को अग्नि परीक्षा में चुनौती दे सकता है। फिर जो भी अग्नि परीक्षा में सफल हो जाता है, वो अधिकारियों के दर्जे तक पहुंचकर आधिकारिक कामों में शामिल हो सकता है। अधिकारियों के बाद आते हैं राज ऋषि दर्जे के लोग। राज ऋषि सबसे ऊपर के साधक होते हैं। इनके पास दिव्य शक्तियां होती है और एक तरीके से यही लोग शंभाला को चलाते हैं। ये सुनकर कन्हैया ने कहा, बड़े भाई, यहाँ तक का तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये सब जानकर क्या करना है? जिस गली जाना ही नहीं, उसका रास्ता पूछने से क्या मतलब? मुझे तो अपने रसोई विभाग से मतलब है, क्योंकि अभी कन्हैया ने इतना कहा ही था कि तभी बड़े मोटू गब्बर ने हंसकर कन्हैया की बात को काटते हुए कहा, क्योंकि प्रशासन विभाग की सीढ़ी चढ़ने के बजाय तो मैं रसोई विभाग में खाना बनाते हुए मरना पसंद करूंगा। बहुत खूब छोटे उस्ताद, देखना एक दिन तुम महान रसोइये बनोगे। बड़े मोटू गब्बर की बात सुनते ही कन्हैया भी ठहाके मारकर हंसने लगा। बहरहाल ऐसे ही हंसते खेलते कन्हैया के दिन गुजरने लगे। फिर एक दिन प्रशासनिक विभाग की ओर से 7वें मोटू भाई को सामान खरीदने के लिए बाजार जाने को कहा गया, लेकिन वो कुछ अन्य मामलों में व्यस्त हो गया। परिणाम स्वरूप बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया को बुलाया और उसे 7वें मोटू भाई की जगह बाजार जाने को कहा। ये सुनते ही कन्हैया की जान हलक में आ गई, क्योंकि उसे कुछ महीने पहले प्रेम चोपड़ा की दी हुई धमकी याद आ गई। जब कन्हैया यहाँ आया था, तब प्रेम चोपड़ा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि उस बात को काफी वक्त बीत चुका था और शायद अब चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कन्हैया अपनी चिंता से छुटकारा नहीं पा सका। इसलिए जाने से पहले वो अपने कमरे में वापस गया और उसने एक के ऊपर एक 6 लंबे चमड़े के कोट पहन लिए। जब उसने इतने सारे कपड़े पहने तो वो गोल गेंद जैसा दिखने लगा। पर कन्हैया यहीं नहीं रुका। इतने सारे कपड़े पहनने के बाद आखिरी काम जो उसने किया वो था अपनी कड़ाई को अपनी पीठ पर बांधना, जिससे उसे बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। असल में पीठ पर कड़ाई रसोई विभाग की पहचान थी और बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया को बताया था कि जिसकी पीठ पर कड़ाई बंधी होती है, लोग उसे दूर से देखकर ही डर जाते हैं। बहरहाल कड़ाई को बांधने के बाद
कन्हैया लड़खड़ाते हुए रसोई विभाग से बाहर निकला और पहाड़ से नीचे चला गया। जैसे ही वो शंभाला के हरे चूने के पत्थरों वाले रस्तों पर चला तो उसने सुंदर इमारतों और आंगनों को देखा और मन ही मन कहा, वक्त वाकई में कितनी जल्दी बीतता है। अभी कल ही की तो बात लगती है जब मैं यहाँ आया था और वो अजीब चेहरे वाली बिंदु मुझे इसी रास्ते से रसोई विभाग को लेकर गई थी। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन एक सपने की तरह है। वैसे ये कहा किसने था? खैर, किसी ने भी कहा हो, मुद्दे की बात तो ये है कि मैं अपने सपने को जी रहा हूं। इतना कहकर कन्हैया गर्व से अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसका सामना अन्य नौकरों से भी हुआ, जो अपनी आंखों के कोनों से कन्हैया को घूर रहे थे। लेकिन कन्हैया की पीठ पर लटकी कड़ाई को देखकर किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। रास्ते में कन्हैया को कुछ लड़कियां भी दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। ये देखकर कन्हैया खुद को पहले से भी अधिक प्रभावशाली महसूस करने लगा। उसने तुरंत अपना सीना चौड़ा किया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर कन्हैया ने देखा कि कुछ नौकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और शंभाला के 8 पहाड़ों में से तीसरे पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहे हैं। दरअसल तीसरे पहाड़ की चोटी एक ऐसी जगह थी जहां प्रशासनिक विभाग के लोग अक्सर इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त लगभग सभी नौकर बहुत ज्यादा उत्साहित होकर उस दिशा में जा रहे थे। ये सब देखकर कन्हैया थोड़ा हैरान हो गया और उसने तुरंत एक दुबले पतले नौकर को पकड़ लिया, जो पास से ही भाग रहा था। फिर कन्हैया ने उसे सवाल किया, क्यों दोस्त, क्या चल रहा है? आखिर सब लोग उस तरफ ऐसे क्यों भाग रहे हैं, जैसे उनकी पूंछ में आग लगी हो? वहां क्या हो रहा है? कन्हैया का सवाल सुनकर उस लड़के ने गुस्से में कन्हैया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। लेकिन फिर जब उसने कन्हैया की पीठ पर काली कड़ाही लटकी हुई देखी तो अचानक उसके तेवर बदल गए और उसने विनम्रता से कहा, माफ करना भाई, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप रसोई विभाग से हैं। दरअसल तीसरे पहाड़ की चोटी पर प्रशासनिक विभाग के 2 अधिकारियों के बीच अग्नि परीक्षा का मुकाबला होने वाला है। सुनने में आया है ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। खैर, दुश्मन हो या ना हो, हमें क्या, हमें तो मुफ्त के मनोरंजन से मतलब है। इतना कहकर वो लड़का जल्दी से चला गया। उसके जाते ही कन्हैया ने मन ही मन कहा, वैसे बंदे की बात में दम तो है। जब फोकट का हो चंदन तो घिसते जा मेरे नंदन। जब चंदन फोकट का मतलब कि मनोरंजन मुफ्त का है तो देखने में क्या जाता है। इतना कहकर कन्हैया ने नौकरों की भीड़ का पीछा किया और जल्दी से तीसरी चोटी की तलहटी की ओर चला गया, जहां एक बड़ा सा मंच था। मंच लगभग 3000 मीटर चौड़ा था और नौकरों की भीड़ से घिरा हुआ था। कुछ ही देर में 2 नौजवान लड़कों ने मंच पर कब्जा कर लिया। दोनों ने शानदार कपड़े पहने थे। उनमें से एक के चेहरे पर चोट का निशान था और दूसरे की त्वचा संगमरमर जैसी सफेद थी। जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई तो पूरा मैदान तेज आवाज से गूंज उठा और जादुई हथियारों की चमक ने उन दोनों को घेर लिया। जख्मी चेहरे वाले लड़के के सामने एक छोटा सा झंडा तैर रहा था, जो अपनी इच्छा से लहरा रहा था, मानो जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लहरा रहा हो। फिर झंडे ने शेर की आकृति बनाई, जिससे आसमान को चीर देने वाली दहाड़े निकली। उस जख्मी चेहरे वाले लड़के के पास एक छोटी नीली तलवार थी, जो हवा में सीटी बजाती हुई प्रकाश की धारियां छोड़ रही थी और इधर उधर उड़ रही थी। शायद जख्मी चेहरे वाला लड़का आसपास खड़ी लड़कियों के सामने दिखावा करना चाहता था, इसलिए उसने तलवार को वहां का एक चक्कर लगाने का इशारा किया और तलवार एक झटके में कन्हैया की ओर आने लगी। जब कन्हैया ने तलवार को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो हांफने लगा और उसने खुद को एक बड़ी सी पत्थर की चट्टान के पीछे छिपाते हुए धीमी आवाज में कहा, अब मारेगा क्या? संभाल कर चला मेरे भाई, तलवार चला रहा है या पतंग उड़ा रहा है? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से जान लेना चाहता है, हद है। बहरहाल कुछ ही देर में दोनों लड़कों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़के किसी भी चीज में एक दूसरे से कम नहीं थे, इसलिए एक दूसरे की हत्या करने का इरादा उन पर हावी हो गया और कुछ ही समय में वहां कई घातक परिस्थितियां पैदा हो गई। दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे थे। कन्हैया ने पहली बार साधकों को लड़ते हुए देखा था और ये उसकी कल्पना से बहुत अलग था। जिस क्रूर और भयानक तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया,
उससे कन्हैया का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद से ही कहा, इन दोनों के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? एक तरफ दोनों अमर साधक हैं और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। जब पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सामने वाला मरेगा नहीं, तो फिर इतना हंगामा करने का क्या मतलब है? मुझे लगता था मैं ही एक्टिंग करता हूँ। यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े एक्टर मौजूद हैं। निकल ले भैया कन्हैया, नहीं तो पता चला इनकी नौटंकी में तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अपने लिए अपनी रसोई विभाग की दुनिया ही बेहतर है। इतना कहने के बाद कन्हैया जल्दी से वहां से भागने लगा। तभी अचानक उसने किसी को अपना नाम चिल्लाते हुए सुना, कन्हैया। अपना नाम सुनकर कन्हैया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि खूनी धमकी के लेखक श्रीमान प्रेम चोपड़ा जी उसकी दिशा में तेजी से आ रहे हैं। प्रेम चोपड़ा के चेहरे पर गुस्से का भाव था और उसके बगल में एक लकड़ी की तलवार तैर रही थी जो एक असामान्य रोशनी से चमक रही थी। कन्हैया ने जैसे ही पलटकर देखा तो प्रेम चोपड़ा ने अपनी तलवार को हाथ से इशारा किया और तलवार तेजी से कन्हैया की ओर बढ़ने लगी। जब कन्हैया ने उस लकड़ी की तलवार को अपनी दिशा में आते हुए देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, लगता है इसके अंदर का खलनायक जाग गया है। ये तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। पता नहीं आज सबके सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। बचाओ बचाओ, ये गुंडा मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे कोई तो बचाओ। इस तरह कन्हैया चिल्लाते हुए उल्टी दिशा में भागने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने कन्हैया की कान फाड़ने वाली चीखों को सुना और उसकी तरफ देखने लगे। यहां तक कि सामने लड़ने वाले दोनों लड़कों ने भी एक पल के लिए अपनी लड़ाई रोक दी और कन्हैया की ओर देखने लगे। देखा जाए तो कन्हैया इतनी जोर से चीख रहा था कि वास्तव में प्रेम चोपड़ा भी उसकी चीखों से घबरा गया। लेकिन फिर उसने कन्हैया का नाम चिल्लाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी तलवार ने कन्हैया को छुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कन्हैया ऐसे चिल्ला रहा था मानो जैसे कि उस पर तलवार से बार बार वार किया गया हो और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया हो। दरअसल प्रेम चोपड़ा कन्हैया से इतनी नफरत करता था कि जब जब वो कन्हैया को देखता था तो उसके हाथ में खुजली होती थी। लेकिन क्योंकि कन्हैया रसोई विभाग से बाहर नहीं आता था, इसलिए प्रेम चोपड़ा मन मारकर रह जाता था। आज मुद्दत के बाद कन्हैया पहली बार रसोई विभाग से बाहर आया था, तो प्रेम चोपड़ा इस मौके को कैसे छोड़ सकता था। वो चिल्लाते हुए कन्हैया के पीछे भागा और उसने कहा, अबे कन्हैया के बच्चे रुक, तुझे पता है कि कैसे लड़ना है, तो फिर तू भाग क्यों रहा है? ये सुनकर कन्हैया ने भागते हुए जवाब दिया, अबे गधे, खाना खाता है या घास? अगर मुझे पता होता कि कैसे लड़ना है तो मैं भाग क्यों रहा होता? अरे कोई तो सुन लो मेरी, ये पागल आदमी मेरी जान ले लेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया की चीखें और भी तेज हो गई और वो एक खरगोश की तरह विपरीत दिशा में भागने लगा। इस बीच पहाड़ की चोटी पर बादलों को छूती हुई एक इमारत में दो आदमी शतरंज का खेल खेल रहे थे। एक अधेड़ उम्र का था और दूसरा बूढ़ा था। अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि राज ऋषि सुदर्शन था। जहां तक उस बूढ़े आदमी की बात है तो उसका पूरा सिर सफेद बालों से भरा हुआ था और उसका रंग सुर्ख था। वो स्पष्ट रूप से कोई आम इंसान नहीं था। फिलहाल वो बूढ़ा आदमी नीचे चल रहे दृश्य को देख रहा था। फिर उन्होंने हंसते हुए राज ऋषि सुदर्शन से कहा, मानना पड़ेगा सुदर्शन, आप बहुत ही दिलचस्प बच्चे को संभाला लाए हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राज ऋषि सुदर्शन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यह वाकई में कितना शर्मनाक है। इस बच्चे पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तभी अचानक बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, इसे कम समझने की गलती मत करना सुदर्शन। रसोई विभाग में टिकना और सबका चहेता बनना आसान काम नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने बहुत ही कम समय में वहां अपनी एक खास जगह बना ली है। देखना, ये जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा शंभाला चौंक जाएगा। आखिर कौन था ये बूढ़ा आदमी और उसे कन्हैया के बारे में कैसे पता था? क्या वाकई में बूढ़े आदमी की भविष्यवाणी सच होगी और कन्हैया सच में कोई बड़ा कारनामा करेगा? आखिर प्रेम चोपड़ा की तलवार से
कौन बचाएगा कन्हैया को? जानने के लिए सुनिए आयुष्मान भवा का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।